चलो तो आज हम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कोई आइडिया व्हाट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन? क्लास 12 वाला आइडिया तो होगा, सिंपल भाषा में तो पता होगा। बिल्कुल। तो कॉन्टिन्यूस को कहा जाता है कि कोई भी ऐसा कर्व जिसमें मेरे को पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, मैं एक बारी में वो कर्व बना लूँ। ठीक है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो वो ये है कि मैंने एक कर्व बना लिया जिसमें मेरे को बीच में कोई गैप नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं हाईटेक डेफिनेशन की। अच्छा, क्लास 12 में जो डेफिनेशन होती है वो होती है लिमिट्स के ऊपर। वो इस तरीके से होती है कि किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस तब माना जाएगा कि अगर किसी पॉइंट पे लेफ्ट साइड से आने वाली लिमिट और राइट साइड से आने वाली लिमिट दोनों क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, मतलब सेम आंसर दे रही है। ठीक है, मतलब अगर मेरा यहाँ पे है x इक्वल्स टू 1 है तो x इक्वल्स टू 1 पे fx की वैल्यू मान लिया 10 है, तो जब मैं लेफ्ट साइड से आऊँगा, अच्छा 0 यहाँ पे, इसको 5 कर लेते हैं, तो मान लिया मैं x इक्वल्स टू 4 से आ रहा हूँ, तो मैं धीरे 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 वैल्यूज पुट कर करके आऊँगा। ठीक है, तो मेरी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो धीरे 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 कहाँ पहुँचेगी, 10 पे पहुँच जाएगी। इसको इस तरीके से समझेंगे कि स्टार्टिंग में अगर मैं x इक्वल्स टू 4 लूँगा तो मेरी उस टाइम पे हो सकता है fx की वैल्यू क्या आ रही हो, 9 आ रही हो। फिर जब मैं x की वैल्यू को 4.1 कर दूंगा तो हो सकता है fx की वैल्यू 9.2 चली जाए। फिर मैं x की वैल्यू क्या ले लूँगा, 4.5 ले लूँगा, fx की वैल्यू हो सकता है 9.7 आ जाए, और x की वैल्यू 4.9 लेने पे fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.9 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे x किसकी तरफ बढ़ता जाएगा, 5 की तरफ बढ़ जाएगा, मेरा fx किसकी तरफ बढ़ता जाएगा, 10 की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये तो होता है सिस्टम लिमिट का, जिसको कहा जाता है लिमिट। और लिखेंगे कैसे इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू a, कि x किसी नंबर की तरफ जा रहा है, उसी दौरान fx भी किसी लिमिट l की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पे l किसकी जगह है, 10 की जगह है, कि fx किसके पास जा रहा है, l के पास जा रहा है। जब x किसके पास जा रहा है, a के पास जा रहा है। तो ये तो होगी लिमिट की डेफिनेशन। ठीक है, अब जो 12th क्लास में पढ़ाया जाता है वो क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। इसका मतलब x गोज टू a प्लस, इसका मतलब तुम x जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है 5 को अप्रोच करना, और अगर मैं आर एच एल लिखूँ राइट हैंड लिमिट का मतलब हो जाता कि राइट साइड से x जो है स्टार्ट करता है। मतलब हमारी वैल्यूज़ किससे स्टार्ट होंगी, 5 से बड़े नंबर से, हो सकता है 6 से स्टार्ट हो, तो हम उसमें से घटाते जाएंगे, जैसे 5.9 आ जाएगा, जैसे 5.8 आ जाएगा, और हम देखेंगे कि fx भी धीरे धीरे वापस से कहाँ जाता जाएगा, 10 की तरफ। क्लियर? तो अब ये तो था लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। अब इस सब को जोड़ के बनाई गई एक डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की, उसको समझना है, और ये डेफिनेशन बाय हार्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में यही एक डेफिनेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर ग्रेजुएशन, कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन हम कम से कम भी 4 अलग जगह पढ़ेंगे, 4 अलग तरीके से, लेकिन बात सब सेम ही कह रहे होंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ, बहुत आम भाषा में कहें तो वही हो जाता है कि x इक्वल्स टू a पे कंटिन्यूस होगा अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a, fx किसके इक्वल आ रहा है, f ऑफ a के इक्वल आ रहा है। ठीक है, कि जैसे जैसे x a के इक्वल जा रहा है, fx किसके पास जा रहा है, f a के पास। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि x किसके पास जा रहा है, a के पास जा रहा है, तो fx किसके पास जा रहा है, ऐसे एरो बना के f ऑफ a के पास जा रहा है। बात समझ आई? क्योंकि जो भी वैल्यू होगी a की, a पे f की, तो वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, f ऑफ a पे। मतलब अगर x किसके पास जा रहा है, 2 के पास जा रहा है, तो fx की वैल्यू कहाँ जा रही होगी, जो भी वैल्यू f की आती है 2 पे, f 2 के पास जा रहा होगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे अप्रोच का मतलब क्या है, ऑब्जर्व दिस थिंग वेरी केयरफुली। मान लिया ये मेरा फंक्शन है, यहाँ पे है x इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे है x इक्वल्स टू 3। अब देखो x नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। 2.1 जब था तो fx की वैल्यू यहाँ पे मान लिया थी 1, और यहाँ पे मान लेते हैं वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब x की वैल्यू 2.1 पे आई तो fx की वैल्यू कहाँ चली गई, 1.1 पे आ सकते हैं। बात समझ आई? fx की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई ना। इसी तरीके से अगर हम इसको दूसरे लिहाज से देखें तो दूसरे लिहाज से क्या है, यहाँ से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, 3 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है,
अगर हम इसको डिस्टेंस के टर्म्स में देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले जो ऑब्जर्वेशन थी तो पहले इनके बीच का डिस्टेंस क्या था 1, अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 0.9, और इससे आगे अगर कोई पॉइंट लिया जाएगा जिसको मैं 2.3 कह दूंगा तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 0.7। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं x को 3 की तरफ लेके जा रहा हूं, अप्रोच कर रहा हूं, दूसरे शब्दों में मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली इनके बीच का गैप घटाता जा रहा हूं। और अगर हम 1 डायमेंशन के हिसाब से सोचे तो 1 डायमेंशन में गैप निकाला कैसे जाता है, डिस्टेंस कैसे बताया जाता है, डिफरेंस से बताया जाता है। बात समझ आई। 2 का 3 से डिस्टेंस क्या है 3 - 2 दैट इज 1। 2 का 2.3 से डिस्टेंस क्या है 0.7, डिफरेंस कर दो। ऐसे ही अगर हम fx पे देखें तो 1 से पहले कहाँ पे गया मैं 1.1 पे, तो बेसिकली 2 से डिस्टेंस कितना है 0.9। जैसे ही मैं और ऊपर का पॉइंट लूंगा, हो सकता है यहाँ पे क्या आ रहा हो 0.6 आ रहा हो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट करके डिस्टेंस को निकाला जा सकता है ना। तो अब जो मैंने एरोज की फॉर्म में लिखा था उसको मैं किस फॉर्म में लिख दूंगा fx गोज टू fa। जो मैंने एरोज की फॉर्म में लिखा था उसको मैं डिस्टेंस की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। उसको समझो कैसे लिखेंगे। मैं इसमें ये कहूंगा कि x a के पास जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि x का और a का डिस्टेंस घटता जा रहा होगा। एप्सिलॉन होता है कोई भी बहुत छोटी वेरी स्मॉल पॉजिटिव एंट्री, कोई भी बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस a क्या है, x माइनस a का जो डिफरेंस है वो क्या है एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मतलब दे आर वेरी क्लोज, क्योंकि बहुत पास होंगे तभी तो इनके बीच का गैप एप्सिलॉन से भी छोटा हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन खुद क्या है बहुत छोटा नंबर है। तो अब इसका जो आउटकम निकल के आता है कि जैसे जैसे x किसके पास जा रहा है a के पास जा रहा है, वैसे वैसे जो है fx किसके पास जाएगा fa के पास। ठीक है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे एक सेकेंड, सॉरी मैंने उल्टा यूज कर लिया, यहाँ डेल्टा यूज होता है, ये फिक्स है। मैंने एप्सिलॉन जो है यहाँ लिख दिया, एप्सिलॉन की बजाय यहाँ डेल्टा कर लो, क्योंकि एप्सिलॉन हमेशा जो है fx वाले पे यूज होता है। ठीक है दोनों सेम ही चीज एक तरीके से, दोनों ही वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर कंबाइन कर दे इस सीन को तो क्या बन गया, ये बन गया कि अ फंक्शन is said to be continuous whenever या for every epsilon greater than 0। बिल्कुल स्टैंडर्ड अगर डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो ये लिखा जाएगा अ फंक्शन इज said to be continuous for every given epsilon greater than 0 there exist। ध्यान से समझना, ये सिंबल है there exist का, कि वहां पे एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा greater than 0 such that, ये सारे के सारे वर्ड ऐसे ही याद करने हैं, such that whenever x minus a is less than delta we will have fx minus fa, या माइनस का साइन है, less than epsilon। तो इस पे बड़ा फेमस एक जोक है, क्योंकि ये डेफिनेशन 5 अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ी जाती है। जैसे कॉम्प्लेक्स में भी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आएगी, चीज सेम ही होगी लेकिन यहाँ वहाँ पे सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स के लिहाज से कही जाएंगी। मीट्रिक में भी आएगी, ठीक है, आगे एल्जेब्रा में भी आएगी, अच्छा फंक्शनल एनालिसिस में, मीट्रिक स्पेस में, हर जगह आएगी ये डेफिनेशन। तो ये इतनी रटनी है, चीज़ सेम ही रहेगी लेकिन जगह बदलती रहेंगी। मीट्रिक में हम मीट्रिक के लिहाज से बात करेंगे, अभी हम कैलकुलस के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो इसका जोक बस इस तरीके से है कि एक बारी एक मैथमेटिशियन के घर पे एक चोर घुस जाता है और उस चोर को भी मैथमेटिक्स आता है। अब उसको पता लग जाता है मैथमेटिशियन को कि चोर जो है घुस गया है, तो वो क्या करता है, वो अपना सारा कुछ उठा के एक जगह छुप जाता है। अब चोर को ये पता होता है कि हाँ ये मैथमेटिशियन है, तो चोर केवल और केवल इतनी बात बोलता है कि फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। आगे का सेंटेंस वो अपने आप ही बोल देता है देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम जब तुम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे ना 5 साल में, तुम्हें अगर कोई नींद में भी ये कह देगा ना फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तुम्हारे मुंह से ये निकलेगा देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये डेफिनेशन इतनी यूज होगी 5 साल में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में रट जाएगी। और तुम्हें ये वर्ड ऐसे ही रटने हैं, रटना को या समझना को, क्योंकि ये हर बुक में यही लिखा मिलेगा, हर बुक में यही चीज लिखी मिलेगी, फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0।
अब बात समझ लेते हैं कि जो हमने समझा है और जो डेफिनेशन कह रही है, वर्डों का डिफरेंस क्या है। वर्डों का डिफरेंस देखो, हमने ऊपर क्या कहा है, हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है कि जब भी x बहुत क्लोज हो जाएगा किसके, a के, मतलब जब भी इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा से कम हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन के पास चला जाएगा। यही मतलब हुआ ना इसका, तो यही कॉन्टिन्यूटी का मतलब हुआ। लेकिन अब डेफिनेशन को ध्यान से देखो, उसने ये कहा कि एप्सिलॉन तो गिवन है और देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का प्रमाण साबित करना कि वो है, इसका मतलब उसकी एग्जिस्टेंस को बताना। और एग्जिस्टेंस कब बताई जाती है, जब उसको ढूंढ के दिखाया जाएगा। तो डेफिनेशन में और एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा एक ग्लिच है, क्योंकि यहां पे तुम्हें कहा जाएगा कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या है, गिवन है। फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है टू फाइंड। उल्टा हो गया सिस्टम, यहां पे ये वाली चीज गिवन है। कॉन्टिन्यूटी में जब आम भाषा में समझाते हैं तो ये कहते हैं कि जब x a के पास जाएगा, f x किसके पास चला जाएगा, f a के। जब इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो ये दिखते हैं कि जब इनका डिस्टेंस छोटा हो जाएगा डेल्टा से, तो इनका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन से। लेकिन जब प्रूफ करने की बात आती है तो कैसे किया जाता है, प्रूफ करने के टाइम पे तुम्हें ये कहा जाएगा कि कोई एप्सिलॉन मैं दे देता हूँ। प्रूफ करने के टाइम को हम कैसे समझेंगे, एज अ गेम समझेंगे कि तुम मुझे क्या दो, एप्सिलॉन दो, मैं तुम्हें डेल्टा दूंगा। मतलब क्या है कि अगर मैं तुम्हें एक एप्सिलॉन बता दूं कि एप्सिलॉन की वैल्यू वो है, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.001 है, ठीक है, ये मैंने तुम्हें एप्सिलॉन दे दिया, तो अब तुम्हारा काम क्या होगा, तुम्हारा काम ये होगा एक ऐसा डेल्टा ढूंढना। इसको ग्राफिकली अगर पिक्चराइज करें तो ये इस तरीके से बन जाता है। ये मान लिया ये वैल्यू आती है फंक्शन की एफ ऑफ ए पे, ये वैल्यू है, और ये ऑब्वियस सी बात है ए होगा, इसीलिए एफ ऑफ ए पे ये वैल्यू है। तो बेसिकली तुम्हें कहा जाएगा कि मैं एप्सिलॉन देता हूं। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन बेसिकली डिस्टेंस है एफ ऑफ ए से। एफ ऑफ ए से अगर मैं थोड़ी सी आगे चला दूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। मैं इधर क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, थोड़ी सी पीछे। तो बेसिकली एप्सिलॉन तुम्हें थोड़ी सी आगे जाने की लिबर्टी देता है फंक्शन से, और थोड़ी सी पीछे आने की लिबर्टी देता है। तो कहा क्या जाएगा, ये कहा जाएगा कि मैं तुम्हें एक एप्सिलॉन दे देता हूं। एप्सिलॉन देने का उसका मतलब क्या है कि मैंने तुम्हें इतना स्पेस दे दिया, इस स्पेस में से तुम कोई भी एक एफ एक्स उठा लो। मान लिया मैंने ये पॉइंट ले लिया एफ एक्स, ऑब्वियस सी बात है एफ एक्स का डिस्टेंस एफ ए से, एफ ए यहाँ पे होगा ना, एफ एक्स का डिस्टेंस एफ ए से एप्सिलॉन से तो कम है ना, मतलब इसको मैं कहूँ 0.1 और इसको नीचे वाले एफ एक्स को कहूँ 0.2, तो ये तो मेरे को दिख ही रहा है कि एफ एक्स माइनस एफ ए क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन की रीच कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो बेसिकली वो कहता है कि मैंने तुम्हें एप्सिलॉन दे दिया, अब उस एप्सिलॉन का करना क्या है, उस एप्सिलॉन के अंदर हम एक x चूज कर लेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, fx। तो अब हमें ये बताना है कि इस fx के कोरस्पॉन्डिंग, इस fx के कोरस्पॉन्डिंग जो है एक x एग्जिस्ट करेगा जो कि बेसिकली किसके नेबरहुड में हो जाएगा, a के पास होगा, और वो कितनी पास होगा, वो डेल्टा से कम डिस्टेंस पे होगा। मतलब जैसे मैंने एफ ए को क्या दिया था, एफ एक्स को क्या दिया था, एप्सिलॉन की लिबर्टी दी थी कि प्लस कर दो तो आगे और माइनस कर दो तो पीछे, ऐसे ही ए पे भी क्या होता है, डेल्टा। मतलब ए से में डेल्टा ऐड कर देंगे तो थोड़ी सी आगे चले जाएंगे, और ए में से डेल्टा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो थोड़ी सी पीछे आ जाएंगे। इसको कहा जाता है नेबरहुड ऑफ ए, कि ए से थोड़ी सी आगे का पार्ट ले लो, ए से थोड़ी सी पीछे का पार्ट ले लो। तो बेसिकली तुम्हें यह दिखाना है कि जो एफ एक्स इसके किस में है, एफ ए के एप्सिलॉन नेबरहुड में है, जो एफ एक्स एफ ए के एप्सिलॉन नेबरहुड में है, उस एफ एक्स के कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें एक एक्स मिलेगा जो कि किसके होगा, ए के डेल्टा नेबरहुड में होगा। किस में होगा, डेल्टा नेबरहुड में। कभी भी करके देखो, जैसे यहां से ये भी एफ एक्स जो है एफ डेल्टा में है, सॉरी एप्सिलॉन नेबरहुड में है, तो यहां से लाइन बनाओ, ये बना ली मैंने, फिर यहां से लाइन सीधी लेके आओ, तो ये आ गया ना डेल्टा में, ठीक है। तो ये डेल्टा ढूंढ के बताना है कि जो तुमने एप्सिलॉन दिया है उस एप्सिलॉन की लिमिट के हिसाब से मेरे को अपना डेल्टा क्या रखना चाहिए, कि जो भी मैं अब ऊपर का देखो, मैं यहाँ पे एफ एक्स ले लूँ तो ये भी तो है, तो ये एप्सिलॉन के नजदीक ही, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन तो यहाँ तक जाता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे अपना रख दूं एफ एक्स 4 रख देता हूँ मैं इसको, तो ध्यान से अगर देखें तो एफ एक्स 4 का डिस्टेंस भी तो एफ ए से कितना है, कमी है, एप्सिलॉन से कमी है ना,
क्यों? क्योंकि मैंने क्या लगा रखे हैं, मोड। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तो टेंशन है नहीं, तो बेसिकली मेरे को क्या चाहिए कि एफ एक्स माइनस एफ ए क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन। तो इस पे जब मैं ऐसे सीधी लाइन बनाऊंगा और यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, x4, जो कि बेसिकली एक एक किसके होगा, डेल्टा नेबरहुड में होगा। समझ आई एक्चुअल डेफिनेशन? तो यहाँ पे गेम चलता है एप्सिलॉन का और डेल्टा का, कि मैं तुम्हें एक एप्सिलॉन दूंगा, जो वर्ड्स लिखे हैं फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। ये वर्ड याद रखने, क्योंकि जब तुम प्रूव करोगे ना किसी को कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो वहां पे तुम डेल्टा जो है ढूंढने की कोशिश करोगे और एप्सिलॉन तुम्हें क्या दे रखा होगा, गिवन होगा। और अब दूसरी चीज, जो भी चीज हमें गिवन होती है, जैसे मान लिया एप्सिलॉन मेरा क्या है, गिवन है ना, और ढूंढना क्या है, खोज होगी डेल्टा की। तो बेसिकली जो भी चीज हमें ढूंढनी होती है, जब भी तुमने प्रूव किया होगा फिजिक्स में या मैथ्स में, जो हमारा आंसर आएगा उसमें गिवन चीज रह सकती है, लेकिन जो चीज तुमने खुद से सपोज की है वो आंसर में नहीं होती है कभी भी, क्योंकि वो तुमने खुद से सपोज करी है, खुद की सपोजिशन है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एप्सिलॉन क्योंकि तुम्हें गिवन था, तो बेसिकली ये जो डेल्टा ढूंढोगे ना, डेल्टा तुम ढूंढोगे एप्सिलॉन पे ही डिपेंडेंट। बात समझ आई? मतलब जो डेल्टा का आंसर निकल के आएगा ना, कि डेल्टा को चूज क्या करना है, वो हमेशा किसकी टर्म्स में आएगा, एप्सिलॉन की टर्म्स में आएगा, जो तुम्हें लिखना होगा। ये तो होगी अंडरस्टैंडिंग। समझ आया कॉन्टिन्यूस फंक्शन? चलो, आई थिंक सारा जो यहाँ पे बुक में ग्राफ बना रखा है मैं वो बना देता हूँ कि कैसे कैसे ये ग्राफ बना रखा है बुक में, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, यू कैन सी ये वाला ग्राफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाला है ना, जो ये ग्राफ मैंने बनाया बिल्कुल सेम ही है। तो समझ आया? तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, राइट कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे कि अगर कोई फंक्शन किससे निकल के आ रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, और वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है। बेसिकली अगर लेफ्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, हाल तो लेफ्ट राइट कॉन्टिन्यूस होना भी नहीं चाहिए, वही चीज़ ही है, क्योंकि इसका कहीं पे भी यूज़ नहीं होने वाला है कि ये फंक्शन ओनली लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है या ये फंक्शन ओनली राइट कॉन्टिन्यूस है। वी डोंट यूज़ एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, बस डेफिनेशन दे रखी है, तो अगर जानना चाहो तो सिंपल इतना ही लिखना है कि लिमिट x गोज टू a माइनस एफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। सिंपल सी बात वही है जो कंटिन्यूटी 12th क्लास में करवाई जाती है कि हम किस तरफ से आ रहे हैं, ए की लेफ्ट साइड से आ रही है, तो ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। कि अगर लेफ्ट साइड से लिमिट मैच कर जाए ना तो वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर राइट साइड से लिमिट मैच कर रही हूँ तो राइट साइड से आने का मतलब क्या हो गया, वी आर फ्रॉम ए प्लस साइड। ठीक है, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। बात समझ आई? चलो अब बात करते हैं इंटरवल की, क्योंकि इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पता है? चलो, तो इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल और इसको कहा जाता है क्लोज इंटरवल। तो जब भी हम इंटरवल्स पे डेफिनेशन लिखेंगे, अगर मैं कहता हूं कि एफ एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल ए बी पे, तो इसका दूसरा मीनिंग क्या हो गया कि ए और बी को छोड़ दो, लेकिन इनके बीच में हर जगह फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। जब हम बात करते हैं ए और बी क्लोज इंटरवल की, बात समझ आई? तो ए और बी क्योंकि क्लोज इंटरवल है, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ए और बी क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब मान लिया ये ग्राफ है, तो यहाँ पे क्योंकि ए को किस में रखा गया है, क्लोज में रखा गया, तो इसका मतलब ए और बी जो है दोनों ही इंक्लूडेड है उस इंटरवल में। तो यहाँ पे जो है लेफ्ट कॉन्टिन्यूस राइट कॉन्टिन्यूस चेक होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी बेसिकली बात करती है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड से कहीं से भी आओ तुम सेम लिमिट पे पहुंचोगे, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हम लेफ्ट साइड से आ ही नहीं सकते कभी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो तो इंटरवल से बाहर चला गया। इसीलिए जो राइट कॉन्टिन्यूटी वाला तरीका है कि जब तुम क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो बीच में तो तुम सिर्फ इतना पता कर लो कि ए और बी ओपन इंटरवल पे बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। जब तुम एजेस पे पॉइंट पे चेक करोगे, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे चेक करोगे, ठीक है, तो उन पे तुम्हें ये लेफ्ट और राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। हालांकि इस पे कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये बस कॉन्सेप्ट के लिए है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो अब बात आ जाती है नॉट कॉन्टिन्यूस की। नॉट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? पहले तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है वो बताओ मेरे को, एक लाइन में। हाँ, एक लाइन में बस ये बोल के बताओ कि कॉन्टिन्यूटी है क्या। देखा, अभी 2 मिनट पहले मैंने पढ़ाई है, ठीक है, और अभी भी जो है याद नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम।
तुम्हें केवल और केवल इस डेफिनेशन से ही चिपक के रहना है। पूरा कैलकुलस, पूरा मीट्रिक स्पेस, पूरा अलजेब्रा, एंड रिजल्ट हर किसी का यही है। क्योंकि तुम बेसिक कैलकुलस पढ़ चुके हो ना, इसीलिए तुम्हें अब यहाँ पे एडवांस में कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई जा रही है। जब तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना मैथ से रिलेटेड, अगर वो होगा, एंड रिजल्ट वहाँ पे एक तरीके से तुम देखोगे कि कॉन्टिन्यूटी होगा। तुम मास्टर्स में जाओगे ना, फील्ड थ्योरी पढ़ोगे या टोपोलॉजी पढ़ोगे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कैसे प्रूव करें। कहीं ना कहीं हर थ्योरी जब डेवलप हो रही थी ना मैथ्स में, उसमें एक चीज़ हमेशा रही है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन हर मैथ्स की फील्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि तुम्हें हर सब्जेक्ट में अलग अलग डायमेंशन में कॉन्टिन्यूटी पढ़नी है, और इसीलिए डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको रटना को या इसको बार बार पढ़ना को, ठीक है, लगता है हाँ मेरे को समझ में आ गया, बहुत आसान है, इतना भी आसान नहीं है। वही सेम वर्ड्स रिपीट करने हैं। वेन एवर या फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट वेन एवर x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। इसी को अगर मैं नेबरहुड की डेफिनेशन में अगर कहने लगूँ तो फॉर अ गिवन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ एक्स या एफ ए, फॉर अ गिवन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ए देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, और उसके बाद सच दैट लगा के वही लिख देंगे कि जब भी x माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा, एफ एक्स माइनस एफ ए हमेशा लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा। क्लियर? लिखने में अलग चीज़ है, लेकिन जब प्रूफ करने जाएंगे ना तो हम डेल्टा के पीछे पड़ेंगे। जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम पहले ये लिखते हैं कि जब भी x माइनस ए लेस देन होगा डेल्टा, तो अपने आप एफ एक्स माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन जब प्रूव करने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे हम पहले ये लिखेंगे जब प्रूव करने जाएंगे, हाँ, कि एप्सिलॉन तो दे रखा है, खोज डेल्टा की करनी है। समझ गए? तो एंड रिजल्ट वहां पे डेल्टा, और डेल्टा क्योंकि किसकी टर्म्स में आना है, एप्सिलॉन की टर्म्स में। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन दे रखा है, तुम्हें क्या पता है, एप्सिलॉन पता है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा डेल्टा का वो एप्सिलॉन की टर्म्स में होगा, एप्सिलॉन डिपेंडेंट होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं डिसकंटिन्यूटी की। तो डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, बस एक साइन बदलना है। व्हेनेवर x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा वी विल फाइंड सम एफ एक्स वन कह देते हैं, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या था कंटिन्यूटी में, लेस देन, यहाँ पे ये कहा गया था कि जो भी कोई तुम x चूज करोगे a के नेबरहुड से या a के डेल्टा नेबरहुड से या a के बहुत पास से, अगर कोई भी x चूज करोगे तो एफ एक्स किसके पास मिलेगा, तुम्हें a के पास मिलेगा। तो अगर तुम्हें डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है तो तुम्हें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि देखो मैंने x चूज किया। इसको अगर मैं पिक्चोरियल व्यू में बताऊं ग्राफ से, तो तुम्हें क्या बताना पड़ेगा कि देखो मैंने x चूज किया, और जो कि किस में था, a के डेल्टा नेबरहुड में था। ये लैंग्वेज बोलनी सीखो क्योंकि ये आगे वाले सब्जेक्ट्स में काम आएगी और इसमें भी। तो a के डेल्टा नेबरहुड से मैंने क्या चूज किया, देखो मैंने एक x चूज किया, a के डेल्टा नेबरहुड से चूज किया, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, इस तरीके से ये a था, a पे क्या बना दिया मैंने, इनफाइनाइट बना दिया। तो उसको क्या कहेंगे कि देखो मैंने क्या चूज कर लिया, a के डेल्टा नेबरहुड से चूज कर लिया, लेकिन मेरा जो है ये एप्सिलॉन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस पे कर जाएगा, ए पे फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूअस। तो जैसे ही मैं इससे आगे थोड़ा सा भी चूज करूंगा, मेरी एफ एक्स की वैल्यू कहाँ जा रही है, बिल्कुल सीधी बहुत हाई पहुंच जाएगी एक एकदम में। तो छोटे एप्सिलॉन के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बात समझ आई? क्लियर? तो डिसकंटिन्यूअस में तुम्हारे पास बेसिकली ये एक साइन चेंज हो जाएगा कि तुम्हें एक्स तो तुम चूज करोगे ए के पास से ही, लेकिन वो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन होने की बजाय ग्रेटर देन एप्सिलॉन आएगा। समझ आया? चलो तो डिसकंटिन्यूटी भी टाइप्स की होती है, उसके टाइप्स देख लेते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी एंड इट्स काइंड्स। सो सबसे पहले है डिफरेंट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अ फंक्शन फ्रॉम a to r is going to discontinuous in following way. First, f(x) is not defined at a, मतलब f of a does not exist। अब जब f of a का पता ही नहीं है तो a पे कॉन्टिन्यूटी की बात ही कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि a पे कॉन्टिन्यूस तो तब होगा ना जब हमें पता होगा कि f a क्या है। अब f a ही इनफाइनाइट है तो वहां पे कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता फंक्शन। बात समझ आई? चलो फिर उसके बाद आता है सेकंड है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड।
ये हमारी फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो अगर एफ ए नहीं पता तो फिर बात ही खत्म हो जाती है सारी, फिर कोई बात ही नहीं रहती है, फिर कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन इस तरीके से सोचो 1/x-3, अब ये मान लिया मैंने एक फंक्शन ले लिया, अब यहाँ पे जैसे ही तुम x = 3 पुट करते हो तो ये 1/0 बन गया, ये नॉन डिफाइन हो गया। तो इसका मतलब 3 पे तुम अब कुछ बात कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, वो फालतू ही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें 3 पे कभी वैल्यू मिलेगी ही नहीं। अब जब तुम्हें खुद ही नहीं पता 3 पे वैल्यू क्या है, तो तुम नेबरहुड से अप्रोच करके मैच किससे करोगे? बात समझ आई? जब तुम लेफ्ट साइड से अप्रोच करने लगोगे 3 पे, तो तुम मैच किससे करोगे वैल्यू, जब तुम्हें खुद ही नहीं पता कि f(3) की वैल्यू क्या है। समझे? तो इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी की, सॉरी फर्स्ट काइंड की, मतलब नंबर 2 है, दिस इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। पहले तरीके की डिसकंटिन्यूटी। सो इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एंड a प्लस बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल, देन इट इज सेड टू बी अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। बाद में कर लीजिए ना, बाद में डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस एफ एक्स, बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल, देन इट इज सेड टू बी अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन इक्वल नहीं है एग्जैक्टली, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से देखो, सॉरी ये नीचे बन गई ज़्यादा, ये सिग्नम फंक्शन वाला ग्राफ करा होगा 12th क्लास में, जो यहां से स्टार्ट होता है ऐसे, है ना। अब देखो जब हम ये x = 0 है, जब हम लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो हमें पक्का पता है कि वैल्यू क्या आ रही है हमेशा -1, तो लिमिट क्या आ रही है हमारी -1 आ रही है जैसे ही हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आ रहा है 1। तो बेसिकली LHL क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें हमेशा -1 दे रही है, जबकि राइट हैंड लिमिट हमें हमेशा +1 दे रही है। तो ऑब्वियसली क्या है, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हालांकि यहाँ पे वैल्यूज हर जगह एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे वो पहले वाली प्रॉब्लम नहीं है कि वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है, हमें वैल्यू नहीं पता, वैल्यू पता है, लेकिन समस्या क्या है कि वो मैच नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि फंक्शन बीच में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, एक स्टेप ले लेता है। इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि एक स्टेप ले लेता है फंक्शन बीच में। जैसे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस तरीके का ग्राफ देखा होगा कि यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे होल हो जाता है, फिर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे, इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। तो ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान लिया 2.2 है, तो 2.2 पे वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा 2, 2.9 तक वो क्या वैल्यू रिटर्न करता रहेगा 2, लेकिन जैसे ही 3 बन जाएगा वो क्या रिटर्न करेगा 3। तो जैसे मान लिया यहाँ पे जो है ये हमारा हो गया, ये 0 से 1 तक हो गया और ये 2 तक हो गया, 2 तक वो जो है 1.9 तक वो क्या रिटर्न करता रहेगा 1 वैल्यू रिटर्न करता रहेगा, और जैसे ही वो किस पे जाएगा 2 पे, तो 2 पे वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो इन दो चीज को देखो, ऐसा नहीं है कि देखो जब हम 2 पे चेक करने जाएंगे तो राइट साइड से आएंगे तो मैं इस लाइन के थ्रू आऊंगा, मेरे को हमेशा वैल्यू क्या मिलती रहेगी 2। जब मैं लेफ्ट साइड से आऊंगा तो मैं इस लाइन से आऊंगा, मेरे को हमेशा वैल्यू क्या मिलती रहेगी 1। तो वैल्यूज तो एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन वो मैच नहीं हो रही हैं, इसीलिए तो ये डिसकंटिन्यूटी किस तरीके की है कि यहाँ पे ग्राफ आएगा और फिर ग्राफ एकदम से थोड़ा सा स्टेप ले लेगा और ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बीच में एक गैप बन जाएगा। समझ आया? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। आइदर लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस और लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, देन इट्स ऑफ सेकंड काइंड। कि एक तरफ की लिमिट जो है एग्जिस्ट ही ना करे। बात समझ आई? आइदर लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस और लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस और बोथ, हो सकता है दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, मे नॉट एग्जिस्ट। इसको इस तरीके से सोचो कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं दो अलग अलग फंक्शंस को मिला के। तो मान लिया ये मेरा एक फंक्शन है, ये उसका ग्राफ है और यहाँ पे जो है
x इक्वल्स टू है 5। अब लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और ये मेरा जो है ये दूसरा ग्राफ आ गया। राइट साइड में भी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बात समझ आई? ये ग्राफ पढ़ा है कभी? याद है किसका? चलो तो ये है, ठीक है। ये एक्चुअली ग्राफ ऐसे होता है, तो तुम्हें यही खोज, ये ऐसे होता है दोनों डिपार्टमेंट में, तो तुम्हें यही खोज करनी है कि ये ग्राफ है किसका। ठीक है, चलो कल पूछूंगा मैं दोबारा से ये ग्राफ किसका है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम्पल्स के हिसाब से याद होंगे ना, तो चीज़ें थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओगे। चलिए, उसके बाद आता है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। वैसे इतने सारे डिसकंटिन्यूटी के टाइप करने की ज़रूरत होती नहीं है, हाँ एक ही बार इरेज कर लेते हैं। चलो, तो अब हम आ जाते हैं मिक्स्ड discontinuity. If a function f has discontinuity of second kind on one side and on the other side it may be continuous or may be discontinuity of first kind. मतलब एक साइड, वन साइड तो क्या मिलेगी, हाँ सेकंड काइंड की, मतलब दोनों साइड जो है अलग अलग, और दूसरी साइड क्या मिलेगी, अदर साइड, हाँ या तो वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, दोनों क्या होगी, मर्ज होगी। मतलब इस तरफ अलग काइंड की डिसकंटिन्यूटी है, इस तरफ अलग तरीके की। इस तरफ वाली डिसकंटिन्यूटी है वो तो क्या है, वो तो ये वाली है कि वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस तरफ वाली डिसकंटिन्यूटी है वो ऐसे हो सकती है कि एक स्टेप ले गया फंक्शन, समझे। चलिए, अब आती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओवर द टाइम धीरे धीरे यू विल सी कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी विल बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा महसूस होता है कि डिसकंटिन्यूस है, लेकिन वो होता नहीं है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब देखो, ये अगर ऊपर हम देखें तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बन गया ना, और नीचे क्या है एक्स माइनस 3, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली ये जबरदस्ती बनाई हुई दिखने वाली डिसकंटिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि हम क्या मान लेते हैं कि जैसे ही मैं इसमें 3 पुट करूंगा नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और वो इतना ही चेक करते हैं। तो कभी कभार बस दिखाया जा रहा है कि हाँ यहाँ पे शायद डिसकंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई क्यों, क्योंकि फंक्शन हमेशा सिंप्लीफाइड होना चाहिए। सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बिकम कॉन्टिन्यूस। क्लियर? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो लिमिट x approaches to a, fx exists but not equals to a, then the function f has removable count of discontinuity. कि एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन इक्वल नहीं आ रही है, बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पे ना एक नए तरीके का फंक्शन बनाया जा सकता है जिसमें इसको क्या किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद आता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। वो तो नाम से ही पता लग रहा है, या तो लिमिट x माइनस ए जो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट होती है, या फिर लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस राइट साइड वाली, कोई सी या दोनों हो सकती है, इन्फिनिटी हो। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी के। वैसे तो मैंने बता दिए हैं एग्जाम्पल साथ साथ में ही, लेकिन लिखना कैसे है, सोचना कैसे है, दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का एग्जाम्पल है, फंक्शन बना रखा है mod x अपॉन एक्स, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, 1 x इक्वल्स टू 0। अब अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, और इस मोड को ओपन करें तो वेन एवर x इज पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर तो आंसर 1 आ जाएगा ना, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, नीचे वाला x भी पॉजिटिव है। तो जब भी x, अगर इसको मैं ब्रेक करके देखूं तो जब भी x पॉजिटिव है तो ऊपर मोड का तो कोई फायदा ही नहीं है, वो तो सिंपल x अपॉन एक्स बन जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। और जब x नेगेटिव हो जाएगा तो ऊपर वाला मोड की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नीचे नेगेटिव बना रहेगा, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये वही ग्राफ नहीं बन गया जो मैंने अभी बनाया था कि एक पे तो वैल्यू क्या आ रही है -1 और एक जगह वैल्यू क्या आ रही है +1, समझे। तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का एग्जांपल हमने किया ही था। सेकंड काइंड का कि वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, तो कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें वैल्यू कहाँ जा रही हो, इन्फिनिटी पे जा रही है, वो यूज कर सकते हो। चलो, अच्छा उसके बाद है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की देखते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान लिया एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है sin 2x अपॉन एक्स वेन एवर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0
एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0 दिस शुड बी 1। अब देखने में तो ये लग रहा है कि जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, है ना, और वो फिर नॉन डिफाइंड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि साइन 0 पे क्या होता है 0, तो ऊपर नीचे तो जो है ये तो 0 बन गया। लेकिन दिस इज अ रिमूवेबल काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? 12th क्लास में एक है एग्जैक्टली 12th क्लास में रिजल्ट करवाया जाता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसको लेके जाऊंगा, वैसे तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, जो यहाँ पे होता है वही होता है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x रखना है, x रखो, लिमिट x गोज टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2 कर देंगे, तो ये इतना पार्ट तो क्या बन जाएगा अब 1 बन जाएगा। बात समझ आई? तो ओवरऑल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 2 आ जाएगा, समझे? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन क्या हो जाएगा अब, दिस कैन बी मेड कॉन्टिन्यूस इफ x इक्वल्स टू 0 इज रीडिफाइंड एज, देखो x कहाँ पे जा रहा है 0 पे जा रहा है, ये इसका आंसर निकल के क्या आया 2, लेकिन उसने क्या दे रखा है 1। तो बेसिकली उसने अगर डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से कर लिया होता, fx को उसने चेंज कर दिया होता कि भाई ये साइन 2x अपॉन x तो ठीक है रहने दो, इसको तो चेंज नहीं करते, यहाँ पे 1 की बजाय 2 कर दो, तो बेसिकली ये फंक्शन अब क्या बन गया कॉन्टिन्यूस बन गया। तो फंक्शन दैट कैन बी मेड कॉन्टिन्यूस, मतलब which first appears to be a discontinuous function but it can be actually converted into a continuous function। तो एग्जाम्पल्स काफ़ी आसान थे, अब करते हैं थ्योरम। एग्जाम्पल जो है थ्योरम के साथ ही आता है, ठीक है। पहले वो कोई थ्योरम पूछ लेंगे, उसके बाद पूछ लेंगे प्रूव दैट दिस इज कॉन्टिन्यूस, या प्रूव दैट दिस इज अ फर्स्ट काइंड कॉन्टिन्यूटी, सेकंड काइंड, या रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी होगा, या तो कह देगा कि मेक दिस फंक्शन अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर? तो थ्योरम पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बेसिकली तुम्हें सीखना है फॉर्मेट के लिखना कैसे है, और उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमेशा मैथ्स में रहेंगे, तुम्हें वही यूज़ करने हैं। अगर तुम अपनी भाषा में उसको लिख के दोगे कि हम इस तरीके से लिख देते हैं, तुमने बेशक से ठीक लिखा होगा, सेंस वही होगा, लेकिन ही विल स्टिल कट द मार्क्स, क्योंकि ओवर द टाइम जो प्रोफेसर का चेक करने का तरीका है ना, वो हैबिचुअल है उन्हीं वर्ड्स को पढ़ने के लिए, उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए, समझ रहे हो? वो इतना टाइम देगा नहीं कि वो पढ़े, उसको देखते ये लगेगा। क्यों? क्योंकि बीइंग अ मैथ स्टूडेंट यू शुड बी ट्रेन्ड फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। तुम्हें यही रटना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम अगर इसको ज़रा सा चेंज कर देते हो ना, अभी मैं इसका सीक्वेंस बताऊंगा, ज़रा सा भी चेंज और वो फिर थ्योरम का सेंस बदल जाएगा। इसीलिए इस लाइन को जो है इतनी प्रॉपरली समझाया जाता है कि जो हम डेफिनेशन में बोल रहे हैं और जो हम करेंगे वो अलग अलग चीज़ें हैं। हम डेल्टा के पीछे भागेंगे, लेकिन डेफिनेशन में डेल्टा का जिक्र पहले ही हो जाता है, वहाँ पे लिखा जाता है कि एप्सिलॉन तो दे रखा है, ठीक है, और डेल्टा, और जब हम लिखने लगते हैं तो हम कहते हैं x माइनस ए लेस देन डेल्टा जब होगा तो एफ एक्स माइनस एफ ए, तो वहाँ पे हम डेल्टा वाली चीज़ को पहले लिखते हैं कि जब भी x माइनस ए लेस देन क्या होगा डेल्टा, तो अपने आप एफ एक्स माइनस एफ ए क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन रियल सेंस में हम जो करेंगे वो इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो पहले एक जो है थ्योरम ले लेते हैं। First theorem says a function is continuous at a if and only for each epsilon greater than 0। मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। थ्योरम नंबर 1 है, it says a function f is continuous, कोई फंक्शन है f is continuous at a if and only if। अब जहाँ पे भी if and only if लिखा जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? if and only if का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है, एंड यू आर अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, हाउ शेमफुल। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि वहां पे तुम्हें दो चीजें मिलेंगी, वन टाइम इट विल बी अ फॉरवर्ड थिंग एंड अनदर टाइम इट विल बी अ बैकवर्ड थिंग। बात समझ आई? क्लियर? इफ एंड ओनली इफ का मतलब होगा कि ये जो प्रूफ तुम करोगे ये दो साइडेड होगा, एक बारी एक चीज को गिवन मान के दूसरी चीज को टू प्रूफ कर देंगे, अगली बारी जो मेरा टू प्रूफ था उसको तो क्या मान लेंगे गिवन, और जो गिवन माना गया था पहले में उसको क्या मान लेंगे टू प्रूफ। बोथ वे होती है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिज। बात समझ आई? इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिज कि अगर मान लिया कोई फंक्शन, जैसे मान लिया हाँ, जैसे 12th क्लास में करवाया जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो तो याद होगा ना, कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकल के आता है पॉजिटिव निकल के आता है तो फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग हो जाता है,
और नेगेटिव निकल के आता है तो क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग होता है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो इसका रिवर्स भी तो ट्रू है ना, कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ऑटोमेटिकली उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा उस पॉइंट के लिए, और अगर वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव निकल के आएगा। तो वो इफ एंड ओनली सिचुएशन है कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव भी उसका क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, समझे। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे भी तुम इफ एंड ओनली इफ देखोगे तो मैं नेचुरली ये समझना है कि अब मेरे को ये जो थ्योरम है ये दो तरीके से प्रूव करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड पार्ट एंड द बैकवर्ड पार्ट। क्लियर। तो अब इसका फॉरवर्ड पार्ट और बैकवर्ड पार्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो इफ एंड ओनली इफ के पहले जो लिखा जाएगा वो होगा मेरा एक पार्ट, मतलब ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट कि एक फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इफ एंड ओनली इफ के बाद जो लिखा होगा वो मेरा सेकंड पार्ट होगा। क्लियर। तो बाद वाला पार्ट लिख लेते हैं। इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट कैसे, अगर देयर एग्जिस्ट पूरा लिखना है इंग्लिश में तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये सिंबल बना सकते हो। देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx1 minus fx2 is less than epsilon whenever x1 comma x2 belongs to, ध्यान देना, belongs to a minus delta a plus delta। विजुलाइज हुआ। उसने इस बार इसको x माइनस a लेस देन डेल्टा लिखने की बजाय क्या लिख दिया कि x1 और x2 किस में से होंगे, a के डेल्टा नेबरहुड में से। बात समझ आई। अगर इसको मैं फिगर बना के लिखूं तो a मेरा यहाँ पे होगा तो उससे डेल्टा आगे, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, a माइनस डेल्टा, उससे डेल्टा पीछे, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, a प्लस डेल्टा। तो x1 और x2 इन दोनों में से कहीं पे होंगे। क्लियर। डेफिनेशन। अब देखो हम कॉन्टिन्यूटी की अलग अलग डेफिनेशन बनाएंगे। ये भी खुद में एक बहुत बड़ा ड्रामा चलेगा कि हर एक थ्योरम जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे ना, अभी इसको मैंने लिखा है थ्योरम, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मैं इसको प्रूव कर लूंगा मेरे लिए ये क्या बन जाएगी, एक कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बन जाएगी। इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो इस चीज को यूज करके भी कॉन्टिन्यूटी प्रूव कर सकता हूं किसी फंक्शन की। हालांकि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन रहेगी वो सबसे पहले जो हमने करी थी वही रहेगी। स्टैंडर्ड डेफिनेशन में और इसमें फर्क क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हम एक पॉइंट ए लेते हैं, एक पॉइंट एक्स लेते हैं, ठीक है। तो हम वहां पे क्या कहते हैं कि व्हेनेवर x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा वी मस्ट हैव fx माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे a को बदल दिया गया है, वहां पे a क्या था, एक स्टेशनरी पॉइंट था, फिक्स पॉइंट था। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो इसमें x1 और x2 यूज किया गया है। उसका सीधा सा मतलब क्या है कि दोनों ही आर्बिट्ररी पॉइंट हो गए। बात समझ आई। उसमें तो सिर्फ x मूव कर सकता था ना, यहाँ पे तो x1 x2 दोनों मूव कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों क्या है, आर्बिट्ररी पॉइंट। सो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूटी वंस आफ्टर वी प्रूव इट। क्लियर। चलिए, तो अभी क्योंकि मेरे को प्रूव करना है तो अभी के लिए तो मैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कौन सी मानूंगा, वही जो हमने स्टार्टिंग में करी है। तो उसकी हेल्प से मैं इसको भी प्रूव कर दूंगा कि हाँ देखो, इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा क्या गया कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है अगर वो ये सारा काम कर दे तो, ठीक है। तो फॉरवर्ड पार्ट मेरा क्या हो जाएगा कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें उसमें हो रही होंगी, ये जो लिखा गया ये हो रहा होगा। बैकवर्ड पार्ट में क्या करूंगा कि अगर किसी फंक्शन के साथ ऐसा हो रहा है, कोई फंक्शन ये कर पा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली, हाँ, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बात समझ आई। इरेजर छोटी करनी पड़ेगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब करते हैं प्रूफ। सो पहले मान लेते हैं लेट एफ बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। मतलब मेरा जो ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है इफ एंड ओनली इफ का पहला पार्ट जो है वो मैंने क्या मान लिया, वो मैंने मान लिया गिवन। तो लेट एफ बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। पेपर में CTS नहीं लिखना है, कोई वर्ड नहीं होता है, वैसे तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेपर में यू हैव टू राइट कंप्लीट, ठीक है। कुछ एक शॉर्ट टर्म है जो लिखनी है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। कई टीचर इस बात को जो है ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये क्या लिख रखा है CTS, ठीक है। सो लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो बेसिकली अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है कॉन्टिन्यूटी की, अगर हमें एक टर्म एप्सिलॉन गिवन है तो हमें डेल्टा प्रूव करना है, जिसमें कि x माइनस ए लेस देन होएगा डेल्टा के, तो fx माइनस fa लेस देन होएगा एप्सिलॉन। एग्जैक्टली।
वही सारे वर्ड्स यहाँ छाप देने हैं। जैसे ही तुमने किसी फंक्शन को क्या लिख दिया, कॉन्टिन्यूस, बस उसके बाद तो तुम्हें यही स्टार्ट करना है। हर बुक में यही मिलेगा, फॉर अ गिवन, हाँ फॉर एनी गिवन या फॉर वो, बस ये लिखना है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, सच दैट, सारे वर्ड्स फिक्स होंगे, सच दैट व्हेनेवर, जब भी x माइनस ए, सॉरी, व्हेनेवर x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा वी विल हैव, हाँ, fx माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। तो किसी किसी में ये ऐसे लिखा जाता है, जैसे इस बुक में लिख रखा है, अगर मैं इसको रब करूं तो उसमें व्हेनेवर वाली जो है कंडीशन को बाद में लिखा जाता है। वो लोग कैसे कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब भी समझ लो, ताकि ये ना लगे कि उल्टा है। सच दैट इफ, सच दैट वो लिखते हैं कि fx माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो बेसिकली उसी चीज को आगे पीछे लिखा गया है, सेंस सेम ही है। या तो तुम लिखो कि व्हेनेवर x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा fx माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, या तुम लिखो कि सच दैट कि भाई क्या होगा कि fx माइनस एफ ए लेस देन क्या होगा, डेल्टा, जब भी x माइनस ए लेस, सॉरी एप्सिलॉन होगा जब भी x माइनस ए लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा। ठीक है, इनको आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब यहां से जो है इस बात को देखो कि हमें प्रूफ क्या करना है। यहां पे उसने जो एक्चुअल थ्योरम में तुम देखोगे, यहां पे एप्सिलॉन बाय 2 ले रखा है। अब इसको कहा जाता है मैथ्स में दिव्य दृष्टि। मतलब तुम्हें पहले से पता है कि यहां पे मेरे को क्या लेना है, एप्सिलॉन बाय 2। इसका कारण मैं बताऊंगा कि क्यों पता है और कैसे पता है। पहली चीज तो ये, क्या एप्सिलॉन बाय 2 करने से कोई फर्क पड़ा है डेफिनेशन पे? नहीं पड़ा है, क्योंकि एप्सिलॉन का सीधा मीनिंग क्या होता है, अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो एप्सिलॉन बाय 2 से भी वो वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर ही रहा है, क्योंकि जो स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन था उसका आधा करने से और छोटा ही हो गया है। तो है तो वो अभी भी सेम ही थिंग, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। क्लियर? तो एप्सिलॉन बाय 2 तुम्हें बाद में लिखना है यूजुअली थ्योरम में। ओवर द टाइम जब तुम प्रैक्टिस कर जाओगे तो तुम पहले लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें आगे का पहले से पता होगा। लेकिन यूजुअली एप्सिलॉन बाय 2 का लॉजिक बाद में समझ आता है, जब थ्योरम खत्म होने की कगार पे होती है कि अच्छा एप्सिलॉन बाय 2 क्यों करा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं टू प्रूव की ओर। टू प्रूव हमें क्या कह रहा है, टू प्रूव में हमें 2 पॉइंट लेने हैं कि fx1 माइनस fx2 क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। ये मेरे को प्रूव करना है, इजंट इट? तो चलो इसके पीछे लग जाते हैं। पहली चीज तो ये देखो कि मैं इस x माइनस ए लेस देन डेल्टा को खोल सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा का सीधा सा मीनिंग है कि जो x एलिमेंट है वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में कहीं होगा। ग्राफ पे मैंने बता रखा है, बनाने की जरूरत है, हो जाएगा। चलो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई fx माइनस एफ ए जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा व्हेनेवर x इज बिटवीन दिस। क्लियर? अब इसी चीज को अगर देखें तो एक काम करते हैं, मेरे को क्या करना है, मेरे को 2 पॉइंट तो चूज करने पड़ेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, क्योंकि उसने क्या रखा है ना कि ये 2 पॉइंट कहां से हैं, a माइनस, तो मैं 2 पॉइंट क्या चूज कर लेता हूं, a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा से, मतलब a के डेल्टा नेबरहुड से। तो मैंने 2 पॉइंट चूज कर लिए, a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा चूज कर लिए। अब इस वाली चीज को जो मैंने पॉइंट चूज किए हैं उसको इसके साथ मैच करके देखो। अगर मैं यहां पे x1 लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम है? व्हेनेवर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगा तो वो x ये कारनामा कर देगा कि fx माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ऐसा है ना, ये तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से आया है। तो अगर मैं x की जगह क्या लगा दूं, x1, क्यों? क्योंकि उसने मेरे को कहा है कि ये x1 और x2 कहां से लेने हैं, यहां से लेने हैं। तो मैंने x1 इसमें से जब चूज किया तो इसका सीधा सा मतलब तो ये हो गया ना कि x1 किसके बीच में आ गया, a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा के बीच में आ गया। लेकिन मेरे को क्या पता है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से कि जब भी कोई x या कोई x1 कह सकता हूं मैं उसको x बदल के, सिर्फ x की जगह क्या कह रहा हूं मैं, x1, जब भी कोई x1 a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा के बीच में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली व्हेनेवर कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन चालू हो जाएगी,
वेन एवर वी हैव कि भाई मेरा x1 जो है वो किसके बीच में है, a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा के बीच में है, देन x1 हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे अब मैं क्या लिख दूंगा कि भाई f ऑफ x1 माइनस a, सॉरी fa माइनस fa शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये होना चाहिए। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं देखूं तो x2 भी तो उसी नेबरहुड से लिया गया है। क्लियर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ a इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वेन एवर x2 इज इन बिटवीन दिस। तो मैं इन पे लगा लेता हूं स्टार रेड कलर से, इस पे 2 स्टार लगा लिए मैंने, और इस ऊपर वाली बात पे x1 वाली बात पे मैंने लगा लिया 1 स्टार। ठीक है कि भाई ये चीज हो रही है, मतलब मेरे को क्या पता लग गया कि fx1 माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, fx2 माइनस एफ ए भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। कारण शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे को 2 लेने थे इसीलिए मैंने क्या लिया, एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करे क्या बनता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करेगी तो एप्सिलॉन आएगा क्योंकि नीचे 2 है। ठीक है, तो ये कारण है। अभी इसके आगे देखो, मेरे को प्रूफ क्या करना था, मेरे को ये प्रूफ करना था, मेरा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि fx1 माइनस fx2 क्या है, लेस देन x एप्सिलॉन है, जब भी मेरे x1 x2 किस में से लिए गए हैं, a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा में से। बात समझ आई। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि fx1 माइनस fx2 क्या है, लेस देन डेल्टा। तो मैं एक काम करता हूँ, fx1 माइनस fx2 जो है ले लेता हूँ, उससे स्टार्ट करता हूँ कि fx1 माइनस fx2, मैंने दोनों पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, लेकिन इसको अगर मैं गौर से देखूं तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने क्या किया, एफ ऑफ ए एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इससे बेसिकली क्या हुआ, मेरे को प्रूव तो ये करना था, लेकिन ये इसके क्या है, इक्वल है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, जब हम मॉड को खोलते हैं तो यहां पे हम क्या लगाते हैं, इनइक्वालिटी का साइन लगाते हैं। क्यों, क्योंकि 2 मोड हो सकता है, ओवरऑल रिजल्टेंट बड़ा दे रहे हो, लेकिन सेपरेट करने के बाद क्यों, क्योंकि यहां से देखो इन दोनों में से पहले क्या लेना पड़ेगा, तुम्हें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो तुम इसको क्या लिख पाओगे, fx2 माइनस एफ ए। लेकिन मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, मैं तो ऐड कर रहा हूं ना 2 मोड्स को, मैंने इसको एक मोड में रख लिया और इसको एक मोड में रख लिया, तो मैंने दोनों क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अब तो रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसको इस तरीके से समझो कि अगर मैं रखता हूं 2 माइनस 3, ठीक है, 2 नंबर्स है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, -1। मैं इस पे मोड लगाऊं तो मेरा आंसर क्या आएगा, -1, मोड लग जाएगा तो आंसर क्या आएगा, +1। लेकिन अगर मैं अब इनको 2 अलग अलग मोड में रखूं, प्लस करके और -3 रखूं, तो अब आंसर क्या आया, 5 आया। तो हमेशा जो है जब मोड को इस तरीके से सेपरेट किया जाता है तो आंसर बड़ा आता है। इसी वजह से मैं इक्वालिटी नहीं लगा पाया, मैं क्या लगा पाया, इनइक्वालिटी लगानी पड़ी, क्योंकि ये जो है सेपरेट होने के बाद आंसर क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज करी है। बात समझ आई, यहां तक कोई डाउट। चलिए, तो अब देखो, मेरे को तो क्या पता है कि fx1 माइनस fx2 क्या था, लेस देन, मैंने इससे बड़ा यूज किया ना, तो ये इनइक्वालिटी का साइन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैं पहले से इससे तो बड़े पे हूं मैं, और इनमें भी मैं इससे भी बड़ी चीज यूज कर रहा हूं, तो दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन एप्सिलॉन। तो बेसिकली मेरा टारगेट पूरा हो गया कि fx1 माइनस fx2 लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन। जब मेरे x1 और x2 कहां से चूज किए थे मैंने, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में से। बात समझ आई। दिस बिकम्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रूफ। अब करेंगे इसका कॉन्वर्स, उल्टा। क्लियर। तो अब की बार बेसिकली, अच्छा पेज यहाँ खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। अब इसका करेंगे कॉन्वर्स पार्ट। तो कॉन्वर्स पार्ट करेंगे तो अब बेसिकली क्या मान लेंगे, अब मेरा टारगेट तो क्या हो जाएगा, मेरा 2 प्रूफ क्या हो जाएगा कि f इज कॉन्टिन्यूस। और क्योंकि मेरे को f को क्या प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, तो मेरे को वही डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी पहले वाली, क्योंकि अभी तक ये प्रूफ पूरा नहीं हुआ है। ये पूरा करने के बाद मैं इसको एज अ डेफिनेशन यूज कर सकता हूँ। और मेरे को गिवन क्या रहेगा, गिवन ये रहेगा कि भाई fx1 माइनस fx2 जो है वो क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन होता है वेन एवर यू विल चूज x1 x2 फ्रॉम a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। इसमें से जब भी तुम x1 x2 चूज करोगे तो अल्टीमेटली ये चीज हो रही होगी। और मेरा टारगेट क्या है कि क्या प्रूव कर देना है, कॉन्टिन्यूस। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस x2 को क्या कर लो,
ए चूज कर लो, बात खत्म होगी। लेट x1 इक्वल्स टू ए, x2 इक्वल्स टू 2, क्योंकि a की खास बात क्या है, x2 देखो, x2 कहाँ से लिया गया है, a माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा से। a की खास बात क्या है कि चाहे कुछ हो ना हो a पक्का a माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा से रहेगा, क्योंकि स्टार्ट ही a से किया है ना, a के लेफ्ट a के राइट, a माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, कितना भी छोटा डेल्टा ले लो a तो उसमें हमेशा बना ही रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं x2 को क्या कर दूं, a के इक्वल प्रूव कर दूं, तो ये क्या बन गया, fx1 माइनस f of a less than epsilon whenever x1 lies between a plus delta and a minus डेल्टा, क्योंकि a तो खुद ही उनका सार है, a की वजह से ही तो a प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा है, वो तो लिखने की जरूरत नहीं, हो तो नेचुरली अंडरस्टूड है। तो यही तो डेफिनेशन होती है कॉन्टिन्यूटी की। अगर मैं x1 की जगह x यूज करूँ, क्योंकि वेरिएबल ही बदल रहा दिख रहा है, बस x1 की जगह क्या लिख दें x, मन करे तो लिख दो, नहीं तो यहाँ तक भी अगर कर देंगे तो अभी हम कह सकते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a। फिर इसमें लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन। नहीं, कुछ नहीं बनाना तुम्हें, उससे बेसिकली ये देखने में इंटरेस्ट है कि एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस सॉरी x1 लाइज बिटवीन a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, उसको ये देखने में इंटरेस्ट है। अगर तुम उसको पूरा लिख के बताओगे ना कि लुक हियर सर दिस इज दिस हैपनिंग हियर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि देयर आर कीवर्ड्स, वो होने जरूरी हैं, बाकी तुम अनाप शनाप कुछ भी लिखो कोई नहीं पड़ेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता, समझे। तो जैसे ही तुम प्रूफ स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहले चीज लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, या तो ये लिखो या फॉर गिवन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, दीज आर द कीवर्ड्स। क्यों, क्योंकि ओवर द टाइम हर बुक में हर चीज में यही लिखा मिलता है, सो दे आर हैबिचुअल। क्लियर। जैसे ही वो ये चीजें देखेंगे ना, उन्हें सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि हाँ जो भी रिक्वायर्ड चीज होती है वो सारी इस प्रूफ में है, ही विल डेफिनेटली गिव यू फुल मार्क्स। क्लियर। वो तुम्हें सजाने के मार्क्स नहीं देगा, ये बहुत अच्छी बात होती है। तुम्हारी राइटिंग बस इतनी होनी चाहिए कि उसको समझ में आ जाए कि लिखा क्या है, बाकी तो तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख दो तो भी तुम्हें मार्क्स उतने ही मिलेंगे, समझे। सजा के लिखोगे या घुमा फिरा के लिखोगे, बहुत सारी इंग्लिश झाड़ के दिखाओगे, कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। जैसे मैंने प्रूफ लिखा है, बिल्कुल ऐसा भी लिख दोगे ना कि हाँ ये तो हो रहा है, मैंने इसको ए मान लिया, ये गिवन था, ये डेफिनेशन बन गई, हो गया प्रूफ। क्योंकि वो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी करके बैठा है, डेफिनेशन उसे आती है कि कॉन्टिन्यूटी की पहली डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन क्या है। कॉन्टिन्यूटी की लगभग 10 डेफिनेशन बन सकती हैं, अभी हम तीसरी बना लेते हैं सीक्वेंस की टर्म्स में। 2 डेफिनेशन तो होगी ना इकट्ठी, अभी तीसरी ऑन द वे है, फिर आ जाएगी कौशी की और फिर आ जाएगी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो ये सारी जो है हर सब्जेक्ट में, मैथ्स की कोई से भी पार्ट में तुम जाओ, मोस्टली में अप्लाइड को छोड़ के, अप्लाइड में वैसे तो मिल जाती हैं, ओडी पीडी में भी जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का बहुत हैवीली जिक्र होता है। ओडी पीडी में पहली लाइन ये होता है कि एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि उसके डेरिवेटिव्स यूज करने होते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। चलो तो अब बना लेते हैं दूसरी डेफिनेशन। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब समझो इस बात का, जो मैंने थ्योरम करी है वो अब क्या बन गई, एक डेफिनेशन। मतलब अब मेरे पास 2 डेफिनेशन हो गई है, मतलब अब मेरे पास 2 तरीके हो गए कि कॉन्टिन्यूटी में चाहे पहले डेफिनेशन से प्रूव करूं चाहे दूसरे से प्रूव करूं, आंसर सही माना जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरी पे। तो अभी के लिए तो ये क्या रहेगी, थ्योरम 2। अच्छा 2 है, कोई बात नहीं, थ्योरम नंबर से क्या फर्क पड़ता है। तो अभी के लिए तो ये क्या रहेगी, थ्योरम रहेगी, और थोड़ी देर बाद जैसे ये प्रूव हो जाएगी फिर ये क्या बन जाएगी, एक डेफिनेशन बन जाएगी कि हाँ अभी ये भी डेफिनेशन है। तो इस थ्योरम में, ये सबसे फेमस थ्योरम है, इस थ्योरम में यूज किया जाता है सीक्वेंसेस का। देखना नजरिया कैसे बदलता है। मैंने जैसे ही लिखा था x माइनस ए या x एरो लगा के a, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं, x अप्रोचेस टू a। लेकिन अप्रोच कैसे कर रहा है, सीधा जंप मार के नहीं, स्टेप्स लेके, कदम कदम बढ़ा के। जैसे हमें कहीं चल के जाना है, मान लिया हम x पे खड़े हैं, ये काफी दूर है, ये x है और ये a है, हमें यहाँ से चल के जाना है ए पे, तो हम कदम कदम बढ़ा के चलते जाएंगे ना। लेकिन अगर मैं हर कदम को एक नंबर दे दूं, ये मेरा पहला कदम, ये मेरा दूसरा कदम, ये मेरा तीसरा कदम, ये मेरा चौथा कदम, ये मेरा पांचवा, इस तरीके से अगर मैं चलता रहूं तो बेसिकली ये क्या बन गया, ए तक एक सीक्वेंस, समझे। जिस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, ए, मतलब ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ए पे। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस करी है फर्स्ट सेम में, लेकिन आती नहीं है। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेशन उसी पे ही होती है। कन्वर्जेंस भी सेम ही तरीके से काम करती है, उसकी भी डेफिनेशन बता देता हूँ। कन्वर्जेंस और फंक्शन बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग। कन्वर्जेंस क्या होती है, सिर्फ एक सीक्वेंस पे होती है,
लेकिन फंक्शन 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि तुम्हें एक पे तो वो नंबर जिस पे वैल्यू निकालनी है ए पुट करना पड़ेगा, दूसरे पे तुम्हें एफ एक्स पुट करना पड़ेगा। लेकिन सीक्वेंस क्या होता है, वो सिंगल पे चलता है कि एक ही लाइन पे। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन भी सेम ही होती है, whenever x minus a is less than delta we can say x is converges to a xn। क्लियर? इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये ऐसे लिखी जाती है कि फॉर अ सीक्वेंस xn, अ सीक्वेंस xn, कि कोई एक सीक्वेंस है xn इज सेड टू बी कन्वर्जिंग एट x इक्वल्स टू a, या खाली ये लिख लो, या उसकी लिमिट l भी बोला जाता है, तो मैं अभी के लिए a यूज कर देता हूं। क्या सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एट a if xn minus a is less than delta for any n greater than 0। मतलब तुम कितना भी बड़ा नंबर ले लो, तुम अल्टीमेटली अपने आप को a के पास ही पाओगे। मतलब अगर इस सीक्वेंस की 100 टर्म ले लो, 1 लाख टर्म ले लो और उससे बड़ी टर्म ले लो, तुम अल्टीमेटली a के और ज़्यादा करीब ही जाते जाओगे, दूर नहीं जाओगे। ठीक है, ऐसे ही एक टर्म होती थी कॉशी सीक्वेंस, वो भी करना है, नहीं आता है तो वो सीखना है, बिकॉज कॉशी इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। कॉशी सीक्वेंस कॉशी फंक्शन की डेफिनेशन में भी आएगा। ठीक है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कॉशी, क्योंकि कॉशी ही है वो जिसने सीक्वेंस के हिसाब से बात करी है, कॉशी की अलग से जो है डेफिनेशन बन के आती है। तो कॉशी वॉज द फर्स्ट प्रोमिनेंट यूजर ऑफ दिस सीक्वेंस काइंड ऑफ थिंग। इस बुक में शायद आगे दे रखी होगी, ये दे नहीं रखी है। अच्छा, कॉशी की कन्वर्जेंस थ्योरम भी होती हैं बहुत सारी। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में आती है वो, पता नहीं वो पिछले सेमेस्टर में तुम्हें पढ़ाया था नहीं किसी ने। चलो तो अब बात करते हैं इस पे। अच्छा, सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ आ गई कि एक्स एन, बस क्या लिखना है कि एक्स एन जो है वो किसके पास जा रहा है, ए के पास जा रहा है फॉर एनी एन ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि इसी डेफिनेशन से इंस्पायर करके कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बनाई गई। तो पहले मैं लिख लेता हूं थ्योरम की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहती है अ फंक्शन f डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a बिलोंगिंग टू i इफ एंड ओनली इफ। एक फंक्शन है f डिफाइंड ऑन i, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, डिफाइंड ऑन i टू r भी जा सकता है, फंक्शन जहां तक भी जाना चाहे जा सकता है, किसी भी उसमें जा रहा हो, मतलब i से i में हो या i से r में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फंक्शन जो है इस डोमेन पे डिफाइंड है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a, या एट खाली a ले लो। ठीक है, और वो a कहाँ से आएगा, i में से। इफ एंड ओनली इफ, तो जैसे इफ एंड ओनली इफ आ गया तो इसका मतलब कन्वर्स पार्ट भी जुड़ जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ प्रूव करना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कब, फॉर एवरी सीक्वेंस, ध्यान देना, फॉर एवरी सीक्वेंस, के भाई कोई भी सीक्वेंस ले लो तुम, मतलब इतनी आज़ादी है कि तुम कोई भी सीक्वेंस ले लो, कोई ये नहीं है कि एक सीक्वेंस, दो सीक्वेंस या कोई टाइप ऑफ सीक्वेंस, नहीं, तुम कोई भी सीक्वेंस चूज कर लो, किसमें से, आई में से, फॉर एनी सीक्वेंस, क्योंकि इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स किस में होंगी, डोमेन में होंगी ना, क्योंकि ए पे जाना है। फॉर एवरी सीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू ए, कोई भी सीक्वेंस जो किस पे कन्वर्ज करता होगा, ए पे, वी विल हैव एफ एक्स एन कन्वर्जिंग टू एफ ए। सबसे पहले तो ये चीज देखो, ये एफ एक्स एन खुद में अब क्या बन गया, एक सीक्वेंस। अब मैं इसको डोमेन रेंज के लिहाज से पहले समझाता हूं। ये तुम्हारा डोमेन है जो है आई, ये तुम्हारा रेंज है, तो फंक्शन डोमेन से रेंज में लेके जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट तुम्हें दे दिया ए, कहा क्या गया कि एक जो है सीक्वेंस है जो ऐसे 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 पता नहीं कहाँ से घूम घूम के अल्टीमेटली मैं पिक्चर 3D में ले रहा हूँ। ठीक है, यूजुअली अभी जो हम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्स एक्सिस पे तुम्हें सीक्वेंस मिलेगा, यहाँ पे तो मैं काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट वे में ले रहा हूँ। ठीक है, इससे तुम्हें बेटर क्लियर हो जाएगा। तो मान लिया ये मेरी x1 टर्म है, ये मेरी x2 टर्म है, ये x3 टर्म है, ये धीरे धीरे तुम देख रहे हो ये कहाँ आ गया, a के पास आ गया काफ़ी। ठीक है, तो जैसे ये सीक्वेंस किसके पास आता जा रहा है, a के पास आता जा रहा है, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग इमेज होंगी सीक्वेंस में वो क्या होगी, f(x1), मान लिया f a यहाँ पे है। ठीक है, जो हाँ वो f a के पास आता जाएगा, तो तुम्हें ये प्रूव करना है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान दो यहाँ पे कि जब भी मैं x और a की बात करूंगा तो मैं बात कर रहा हूँ उस सेट की जिसको कहा जाता है डोमेन, जो कि यहाँ पे क्या दे रखा है, i। जब भी मैं बात करूंगा f(x) की, तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ उस सेट की जिसको कहा जाता है रेंज। बात समझ आई? तो यहाँ पे चीजें अलग लगेंगी, यहाँ पे चीजें
अलग लगेंगी। हो सकता है तुम्हारा फंक्शन इस तरीके से काम करता हो कि वो इंटीजर्स को किस पे लेके जाता हो, रियल नंबर पे लेके जाता हो। बात समझ आई? तो इंटीजर को रियल नंबर पे लेके जाता हो तो इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पे x1 x2 और उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, हालांकि इंटीजर यहाँ पे यूज करना काफी एब्सर्ड होगा, क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारा डिफरेंस भी हमेशा इंटीजर आएगा, मतलब x n माइनस ए हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो एप्सिलन जो है, एप्सिलन से तो कभी वो छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एप्सिलन तो बहुत छोटा नंबर लेते हैं, तो डिफरेंस ही किस में आएगा, इंटीजर में। मान लिया मैं अगर कोई सीक्वेंस ले लूँ, मान लिया मैं सीक्वेंस ले लेता हूँ -1000 से जो है हम बढ़ते बढ़ते 0 पे आ रही है, तो अगर मैं लास्ट टर्म भी देखूँ -1 और 0 होगी, उनका डिफरेंस भी 1 का तो रहेगा ही, तो वो तो कभी भी वैसे भी डेल्टा से बढ़ा जाएगा नहीं। क्लियर? बट दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि डोमेन जो है अगर वो डिफरेंट सेट है, रेंज अगर डिफरेंट सेट है, तो उनके हिसाब से ही तुम्हें काम करना है। ठीक है, तो एक जगह सीक्वेंस ए पे जा रहा होगा, दूसरी जगह सीक्वेंस किस पे जा रहा होगा, एफ ए पे। तो यहाँ पे तुम्हें फ्रीडम क्या मिलती है कि तुम कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, फिक्स नहीं है कि एक सीक्वेंस में ऐसा होगा। इनफैक्ट इस चीज की हेल्प से डिसकंटिन्यूटी प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है। इसका जो दूसरा पहलू देखें हम, इस एक डेफिनेशन की वजह से डिसकंटिन्यूटी प्रूव करना इतना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम क्या दिखा दो कि कोई भी एक सीक्वेंस ले लो जो ए पे जाएगा, सीक्वेंस तो ए पे जा रहा है, लेकिन एफ एक्सन ए पे, एफ ऑफ ए पे नहीं जा रहा है, इजीली डिसकंटिन्यूटी प्रूव हो जाएगी। इसकी हेल्प से आगे डिसकंटिन्यूटी प्रूव करी जाएगी फंक्शन की। पता नहीं इस वाली बुक में है या नहीं है, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है इस डेफिनेशन को जो है नेगेट करना। कि एक एग्जांपल ले लो जहाँ पे सीक्वेंस तो जा रहा होगा ए पे, लेकिन उसकी जो इमेजेस बनेंगी वो सीक्वेंस ए पे नहीं जाएगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो गिवन क्या मानना पड़ेगा, लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और टू प्रूव क्या रहेगा, इफ एक्सन -1 सॉरी, अगर एक्सन किसके पास जा रहा है, ए के पास, दैट सर्टेनली मीन्स कि एक्सन माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। मतलब वेन एवर दिस विल हैपन, एफ एक्सन माइनस एफ ए विल बी लेस देन एप्सिलॉन, दिस विल ऑटोमेटिकली हैपन। ये कह रहा है। बात समझ आई? चलो तो प्रूफ करते हैं। तो जैसे ही हमने गिवन को देखा, गिवन से हमें क्या पता चला, एफ इज कॉन्टिन्यूस। और एफ अगर कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस कहते ही हमारी ऑटोमेटिकली डेफिनेशन ट्रिगर हो जाएगी। और डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एनी गिवन या गिवन, फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए विल ऑलवेज बी लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ये तो लिखनी ही लिखनी है तुम्हें। जैसे ही तुमने कहीं पे देखा कि एफ इज कॉन्टिन्यूस, ये छाप दो। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी तो आ गई। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान देखो, क्योंकि एक्सन किसको कन्वर्ज करता है, ए को। दूसरे शब्दों में इसको अगर सीक्वेंस की टर्म्स में लिखे तो एक्सन किस पे जा रहा है, ए पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी एन, कोई भी तुम एन ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ये वाली चीज तो होती ही मिलेगी तुम्हें। बात समझ आ रही है? क्योंकि सीक्वेंस को अल्टीमेटली कहां जाना है, ए पे जाना है। तो सीक्वेंस हमेशा तुम कोई भी एन ले लो ग्रेटर देन एम, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा दूर हो। मान लिया मेरा डेल्टा ए यहाँ पे है, x1 यहाँ पे, तो मान लिया हो सकता है मैंने डेल्टा छोटा ले रखा हो। ठीक है, तो ये वाला तो इसके डेल्टा नेबरहुड में नहीं आया ना। लेकिन ओवर द टाइम, क्योंकि सीक्वेंस तो बाउंड है किस तरफ जाने के लिए, ए की तरफ जाने के लिए। क्योंकि अभी हम किस में कर रहे हैं, रियल लाइन पे, तो रियल लाइन में या तो सीक्वेंस इधर जाएगा या इधर जाएगा। अब ए इधर है तो सीक्वेंस को ऑब्वियस सी बात है इधर ही मूव करना पड़ेगा। तो थोड़े टाइम बाद क्या आ जाएगा, कुछ टर्म्स के बाद, कुछ टर्म्स निकल जाने के बाद जो देखोगे तुम कि मान लिया कोई एक m बैरियर है, m के बाद जब x m+1 लिखा गया तो हम डेल्टा नेबरहुड में आ गए। तो ये बात क्लियर है कि तुम्हें हमेशा ऐसे n मिलेंगे जो बेसिकली किस में होंगे, a के डेल्टा नेबरहुड में होंगे। बात समझ आई? तो बेसिकली मैं ये m लिमिट सेट कर देता हूं कि इस m के बाद जितने भी n तुम यूज करोगे ना, वो सभी कहां चले जाएंगे, डेल्टा नेबरहुड में चले जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कोई भी अगर एलिमेंट किस में है, डेल्टा नेबरहुड में है, तो उसका दूसरा मीनिंग, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी x अगर डेल्टा नेबरहुड में आ गया तो अपने आप ही ये वाली चीज ट्रू हो जाएगी।
यही तो कहती है ना कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, कि अगर कोई भी एक्स ए के पास आ गया, डेल्टा नेबरहुड में आ गया, तो ये वाली चीज ट्रू होनी चाहिए। तो मैंने तो एन बना रखा है ना, मैंने कहा ना कि एन जो है ए के पास जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एन बाउंड है किस पे कन्वर्ज होने को, ए पे कन्वर्ज होने को। तो कहीं ना कहीं पे तो एक्स एन जो है डेल्टा नेबरहुड में घुसेगा ही घुसेगा। जैसे ही वो घुसेगा वहीं से मैं क्या कह सकता हूँ, वहीं से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे मैं अब x की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स एन लिख सकता हूँ। बात समझ आई? यही तो प्रूव करना था। क्योंकि इस चीज को अगर देखें, इस चीज का दूसरा मीनिंग क्या है, इस चीज का दूसरा मीनिंग ये है कि एफ एक्स एन क्या है, एक सीक्वेंस। क्योंकि एक टर्म तो है नहीं एक्स एन, बहुत सारी टर्म्स हैं, तो हर एक टर्म पे एफ लगाते जाएंगे तो वो भी खुद में एक सीक्वेंस बनता जाएगा ना, कि x1 टर्म तो यहाँ पे fx1 आ गया, x2 तो यहाँ पे fx2 आ गया, x3 तो यहाँ पे fx3 आ गया। तो ये सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, a पे, तो ये भी तो सीक्वेंस बनता जा रहा है ना अपने आप। ये कहाँ जा रहा होगा, fa पे। और ये जो बात लिखी है इसी चीज को तो जाहिर करती है। क्यों? क्योंकि fxn किसके पास भाग गया, जैसे जैसे xn a के पास भागता गया, fxn किसके पास गया, fa के पास गया। तो सीक्वेंस की बात नजरिए से बोलूं तो जैसे जैसे ये सीक्वेंस किसके पास जाता गया, ए के पास जाता जा गया, तो जो एफ एक्स वाला सीक्वेंस है वो किसके पास जाता गया, एफ ऑफ ए के पास जाता गया। तो प्रूव हो गया ना कि एफ एक्स एन किस पे कन्वर्ज कर गया, एफ ऑफ ए पे। यही तो प्रूव करना था कि फॉर एवरी गिवन सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जिंग टू ए, एफ एक्स एन विल कन्वर्ज टू एफ ए। क्लियर? अब फॉरवर्ड पार्ट हो गया, अब करते हैं कन्वर्सिस का। तो कन्वर्स में क्या हो जाएगा, अब सीक्वेंस हमें पता होगा कि सीक्वेंस पक्का क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा एफ ऑफ ए पे। सीक्वेंस वाली बात हमें पता होगी, लेकिन हमें क्या प्रूव करना होगा, कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस प्रूव करना तो आसानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स एन की जगह अब हमें क्या लेके आना है, ए लेके आना है। ओ सॉरी, एक्स एन की जगह एक्स लेके आना है, लेकिन उस एक्स को लिखने का तरीका क्या होगा वो देखो। अच्छा, इसका अब इसका जो है ये तो मेरा हो जाएगा टू प्रूव, कि एफ को क्या प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूस। तो अब की बारी ये मेरा क्या हो जाएगा, टू प्रूव। और मेरा गिवन क्या हो जाएगा, गिवन ये हो जाएगा कि फॉर एनी सीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू ए वी विल हैव दैट एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए। दूसरे शब्दों में कहें तो एक्स एन माइनस ए इज लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज, इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। तो चीज तो बस बना के दे रखी है उसने पहले से ही, बस एक्स एन की जगह क्या लिख देना है, एक्स लिख देना है। लेकिन उस एक्स के लिए तुम्हें गारंटी होनी चाहिए कि वो एक्स कहाँ होगा, डेल्टा नेबरहुड में होगा। बस ये थोड़ा सा सोचना है। बात समझ आई? तो अब अगर मैं डेल्टा को क्या ले लूं, 1/n ले लूं। बात समझ आई? इस चीज को समझो, डेल्टा को मैंने क्या सेट करा है, 1/n। तो जब मेरी जो x1 टर्म होगी वो कितने डिस्टेंस पे होगी, मिनिमम 1 डिस्टेंस पे तो होगी ना वो, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, तो x1 कहाँ है, इस पे है। जो मेरी x2 टर्म होगी वो कहाँ पे होगी, a से हाफ यूनिट दूर होगी। जो मेरी x3 टर्म होगी वो a से 1/3 तो होगी ना, मतलब a के इतना करीब तो होगी। जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ता जाऊंगा मैं क्या देखूंगा कि ये जो सीक्वेंस बनता जा रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे को ये पता है कि अगर कोई सीक्वेंस ए पे जा रहा है तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा। लेकिन सीक्वेंस तो है ही नहीं मेरे पास कोई, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले सीक्वेंस क्रिएट कर रहा हूं ताकि मैं क्या कर पाऊं, एक्स लिख पाऊं। ठीक है, कि देखो ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में अब क्या कर दो, एक्स लिख दो। तो अब देखो ये जो मैं सीक्वेंस क्रिएट कर रहा हूं, ये जो सीक्वेंस चल रहा है, इससे ये तो श्योरिटी है कि जो सीक्वेंस बन रहा है ये किस पे जाएगा, ए पे जाएगा। क्यों? क्योंकि सब में x4 माइनस ए इज लेस देन 1/4, x100 माइनस ए इज लेस देन, मतलब 100 टर्म इतना पास है कि 1/100 भी उससे बड़ा है। समझ रहे हो? तो बेसिकली मैंने इसको क्या मान लिया है कि ये सीक्वेंस बन गया। अब क्योंकि ये सीक्वेंस मेरा कहाँ जा रहा है, ए पे, तो ऑब्वियस सी बात है इस सीक्वेंस से जो फंक्शंस का सीक्वेंस बनेगा उसकी वजह से वो कहाँ जाएगा, एफ ऑफ ए पे जाएगा। तो एक्स एन एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स एन, एक सेकेंड, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना है, इसने कॉन्ट्राडिक्शन ले रखा है। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने की क्या जरूरत है, इतनी कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, इसने जो है कॉन्ट्राडिक्ट करके लिया है। इसने क्या लिया है कि मान लेते हैं ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसके लिए क्या हो रहा है कि सीक्वेंस तो ए पे जा रहा है, लेकिन एफ एक्स एन किस पे जा रहा है, एफ ए पे
नहीं जा रहा है, इसने ये ले लिया। तो ये तो लिखते ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया गिवन के साथ, बात समझ आई? ये तो लिखते ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करना है तो भी ये सिंगल लाइन में हो जाएगा। अदरवाइज तुम क्या प्रूव करोगे अब कि भाई जो मेरा एफ एक्स एन है वो भी किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। ये एक्चुअली जो तरीका है ना, ये वाला जो मैं अभी बता रहा था एन वाला, ये तरीका प्रूफ्स में यूज होता है। जब एक्चुअली फंक्शन गिवन होता है ना, उसको जब प्रूव करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है। चलो ठीक है, फिर तो कॉन्ट्राडिक्शन से तो एक ही लाइन में हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन मैच नहीं कर रहा। तो बेसिकली उसको जो है हमारी सपोजिशन क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली रॉन्ग, क्योंकि एफ एक्स एन को कहाँ जाना पड़ेगा अब, ए पे। अगर मैं एफ एक्स एन को ये मानूँ कि एफ एक्स एन जो है ए पे नहीं जा रहा, इसका मतलब एफ एक्स एन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो मेरा गिवन ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस ए पे जाएगा तो क्या कह रखा है कि पक्का उस सीक्वेंस में जो एफ एक्स एन बनेगा वो एफ ऑफ ए पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलिए दिस फिनिशेज द कॉन्टिन्यूस डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशन हो गई है। अब इसके बाद आ जाता है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन वो बहुत आसान है। एक बार ट्राई करना है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो उनका एडिशन भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, गिवन सम प्रिकॉशंस के डिवीजन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस फ़र्क क्या आता है, ये पहले भी करा होता है तुमने, लेकिन इस बार फ़र्क क्या है कि तुम्हें इसे इस डेफिनेशन से प्रूव करना है जो हमने करी है। ठीक है, तो ट्राई करनी है। वैसे तो लिमिट की डायरेक्ट डेफिनेशन लगा के हो जाएगा, नहीं हुए तो मैं करवाऊंगा।